आज सुनिए डॉक्टर निधि अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी अतिरिक्त। समकालीन हिंदी कथा जगत में डॉक्टर निधि अग्रवाल जी एक जाना पहचाना नाम है। प्रस्तुत कहानी उनके प्रथम कहानी संग्रह अपेक्षाओं के बियाबान से ली गई है। सुनिए उनकी कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं कि वे दुधारी तलवार पर चलने की कहावत को चरितार्थ करते दिखते हैं। ऐसे मौक़ों पर दिल और दिमाग दोनों का सही मेल न हो तो न जाने जीवन किस रुख पलट जाए। आज ऐसी ही कुछ दुविधा आनंदी के सामने थी, पर उसने मन को कड़ा रखने का जो प्रण लिया था उसे यूं ही कैसे जाने देती। हिम्मत हारने का जोखिम नहीं ले सकती थी वो। अंततः बोली, जगन्नाथ जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पैसे मैं उसके ही हाथ में दूंगी, आप कह दीजिएगा। पैसे लेने उसे स्वयं आना पड़ेगा, शर्त रख दी आनंदी ने। ठीक है, मैं बात करता हूँ, कहते हुए जगन्नाथ जी खड़े हो गए। आनंदी भी हाथ जोड़ते हुए खड़ी हो गई। बाहर के दरवाजे की सिटकनी लगाकर उसने एक नज़र सिद्धार्थ पर डाली। वो गहरी नींद सोया था। आनंदी पास पड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गई। याद आता है वो समय। कोई मंदिर, कोई मज़ार अछूती नहीं रही थी जहाँ मन्नत न मांगी हो। आनंदी की गोद में शिशु का स्पर्श शादी के 8 वर्ष बाद भी नहीं मिल पाया था। पति भवानी शर्मा रेलवे में अच्छे पद पर कार्यरत थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय काटे नहीं कटता था। आनंदी ने भी मन बहलाने के लिए पास ही एक स्कूल में नौकरी पकड़ ली। वो पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाती, यथासंभव उनकी आर्थिक मदद भी कर देती। उसके लिए शायद सारे देवी देवता और पैगंबर उन बच्चों में ही समाये थे। नौकरी का 1 वर्ष खत्म होते होते आनंदी को अपने अंदर एक और जीव का आभास होने लगा। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। खबर सुनते ही सास भी गांव से दौड़ी चली आई। 9 महीने आनंदी को सबने यूं सहेजे रखा जैसे वो जग की पहली प्रसूता हो। समय आने पर आनंदी ने लगभग 4 किलो के हृष्ट पुष्ट शिशु को जन्म दिया। गौरवर्ण, घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखें देख सास को उस नवजात शिशु में गौतम बुद्ध का रूप नजर आया और नामकरण हुआ सिद्धार्थ। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, सिद्धार्थ में सामान्य बालकों से इतर लक्षण परिलक्षित होने लगे। एक थकी हुई सांझ को डॉक्टर्स ने उसके डायग्नोसिस की फाइल पर डाउन सिंड्रोम लिखकर उसके असाधारण होने की पुष्टि करी ही दी। कल तक जो बच्चा सबकी आंखों का तारा था, अब आंखों की किरकिरी बन गया। एक अंतहीन मानसिक और शारीरिक साधना के लिए वे पति पत्नी अकेले ही बचे थे। कोई साथ था तो केएम हॉस्पिटल के डॉक्टर और उनकी टीम। डॉक्टर प्रशांत करकरे द्वारा कहे शब्द सदा आनंदी के टूटते पलों में उसका सहारा बने। आनंदी जी, आप जानती हैं ना कि बच्चे में आधे क्रोमोसोम माँ और आधे पिता से आते हैं। डाउन सिंड्रोम के केस में 21वें क्रोमोसोम पर 2 की जगह 3 क्रोमोसोम मतलब ट्राइसोमी हो जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा। सो आपका बच्चा भी साधारण नहीं, अति साधारण है। आपका अवसाद वैसा ही है जैसे कि लड़के की चाह में माँ की गोद में प्रभु लड़की दे दे। बात केवल यथार्थ को स्वीकारने की है। एक बार वाय मी से बाहर निकलकर सत्य को अपना लेंगे तो आपकी 90% समस्या वहीं समाप्त हो जाएगी, और फिर बाकी 10% के लिए हम सब हमेशा उपलब्ध हैं ही। और उस दिन के बाद से ये एक्स्ट्रा आनंदी और भवानी जी के जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। एक्स्ट्रा देखभाल, एक्स्ट्रा स्नेह, एक्स्ट्रा चिंता और एक्स्ट्रा बचपन भी तो, भवानी जी कहते। देखो आनंदी, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला छोड़ जाते हैं, माँ बाप को पलट कर नहीं देखते, लेकिन हमारा सिद्धार्थ सदा नन्हे बच्चे सा ही स्नेहिल है। ये सत्य भी था। सिद्धार्थ मिलनसार बच्चा था। सुनने की क्षमता न होने पर भी वो मशीन की सहायता और सांकेतिक भाषा के जरिए धीरे धीरे हर आने जाने वाले से संवाद स्थापित करने का प्रयत्न करता। बल्कि ऐसे अवसरों पर आनंदी ने सामान्य कहलाने वाले बच्चों और बड़ों को सिद्धार्थ से अधिक असहज पाया। जो लोग सिद्धार्थ की बातों को समझने का, उससे वार्तालाप बढ़ाने का प्रयास करते, उनके सानिध्य में सिद्धार्थ भी खूब उत्साहित रहता था। समय मंथर गति से आगे बढ़ रहा था।
भवानी जी का पदोन्नति के साथ दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। आनंदी असहज थी नए शहर में आने के लिए, लेकिन पदोन्नति को ठुकराना भी उचित नहीं लग रहा था। दिल्ली में भी सिद्धार्थ को पढ़ाई और चिकित्सा के समान अवसर उपलब्ध थे। दिल्ली आ गए थे। वहाँ लोगों का व्यवहार कई बार आनंदी को और भी व्यथित कर देता। सिद्धार्थ अन्य बच्चों को खेलते देख उनके साथ खेलना या बात करना चाहता, लेकिन उनकी माएँ अपने बच्चों को सिद्धार्थ की छाया से भी ऐसे बचाती जैसे सिद्धार्थ को कोई असाध्य छूत की बीमारी हो। ऐसे में भवानी आनंदी को समझाते, प्रभु की कृपा है कि उन्होंने सिद्धार्थ के माध्यम से हमें प्रेम की मूक भाषा भी पढ़ना सिखाया है। उनके अज्ञान से आहत मत हो। प्रभु की कृपा अधिक समय तक नहीं बनी रह सकी। दिल्ली आने के 4 साल बाद जब सिद्धार्थ 16 वर्ष का था, भवानी हृदयाघात से हार गए। मैं तो अपना हर दर्द उनसे कह देती थी, लेकिन वे सब अकेले ही सहते रहे। कभी कोई दुख, कोई चिंता मुझ पर जाहिर ही नहीं होने दी। आनंदी ने आंसू पोंछते हुए सोचा। इन 10 सालों में मुंबई भी काफ़ी बदल चुकी थी। रिश्तेदारों से मिथ्या संवेदना के अलावा कुछ और अपेक्षित भी नहीं था। इसी कारण आनंदी ने दिल्ली में ही बने रहने का निश्चय किया। पड़ोसी जगन्नाथ जी और उनकी धर्मपत्नी शारदा जी का सहयोग उसे सदा मिलता रहा था। असली संकट तब उत्पन्न हुआ जब एक दिन बाथरूम में फिसलने से आनंदी के पैर की हड्डी टूट गई। अब वो कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर थी। शारदा जी ने दिलासा दी और एक अच्छी बाई का इंतज़ाम करने का आश्वासन भी। वादे के मुताबिक अगले ही दिन वे बाई को लेकर हाजिर थीं। माथे पर बड़ी बिंदी, बालों में गजरा लगाए, करीने से साड़ी बांधे सुदर्शन को देख आनंदी को लगा जैसे वो महाराष्ट्र के ही किसी गांव में हो। मराठी हो? आनंदी ने उत्साह से पूछा। हो, सतारा गांव आहे माझे। अभी कई सालों से मैं इधर ही हूँ, वो बोली थी। जेवण बनवता येत का? अर्थात क्या खाना बनाना जानती हो? काय काकी, कोणत्या बाईला जेवण बनवता येत नसेल? आता तुम्हीच सांगा मला। तुम्ही जे सांगाल जे बनवते मी। अर्थात अब भला कौन स्त्री नहीं जानती होगी खाना बनाना? जो कहेंगी वही बना दूंगी। सुदर्शन ने सब बातों का सकारात्मक जवाब दिया था, सो बहुत खुश हुई आनंदी। सुदर्शन नियम से बालों में ताज़ा गजरा लगाए सवेरे 6 साढ़े 6 बजे आ जाती। घर की एक चाबी आनंदी ने उसे ही दे दी थी। सुदर्शन जब तक रहती घर में रौनक बनी रहती। वो काम करते करते सिद्धार्थ से भी बातें करती जाती। वो उसकी बातें कुछ समझता कुछ नहीं, पर हंसता खूब। सुदर्शन के रूप में आनंदी को भी मन की बात कहने सुनने के लिए मानो सहेली मिल गई। कुछ महीनों बाद प्लास्टर खुल जाने पर भी सुदर्शन को हटाने की इच्छा नहीं हुई। भवानी जी की पेंशन अच्छी खासी आती थी। आर्थिक रूप से उसे सुदर्शन को रखे रहने में कोई असुविधा नहीं थी। सुदर्शन भी सिद्धार्थ और उससे परिवार जैसी ही हिलमिल गई थी। अपने घर परिवार की दुख तकलीफ और छोटी मोटी खुशियाँ बताती रहती। लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण आनंदी पेंशन लेने नहीं जा पाई थी। इसी कारण उस दिन बैंक गई थी। वापस आई तो चिलचिलाती धूप में लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर जमा देख उसका दिल धक से रह गया। वो ऑटो से उतरकर बदहवास भागती हुए आई तो देखा सब सिद्धार्थ को मार रहे थे। जगन्नाथ उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। वो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। क्षोभ और रोष की मिलीजुली प्रतिक्रिया आंसू के रूप में बह निकली। छाता और पर्स फेंक कर सिद्धार्थ को बाहों में भर लिया। वार आनंदी पर पड़ते देख लोग रुक गए। कुछ शर्म से नजरें चुराने लगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्यों इस निरी पर अत्याचार कर रहे हैं? वो चिल्लाई। निरी? निरी नहीं है ये, बदनीयत है। सुदर्शन के साथ क्या किया इसने? पूछो इससे। ये 103 नंबर वाले कपूर जी थे। उनके द्वारा इंगित की गई दिशा में देखा तो सुदर्शन एक कुर्सी पर बैठी रो रही थी और कुछ औरतें पानी का गिलास लिए खड़ी थीं। आनंदी को कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुदर्शन, ये क्या बोल रहे हैं? तुम सच क्यों नहीं बताती? हे खरम आहे की आज मी बर्बाद झाले असते, मग मी परत रडायला लागली, कहकर वो फिर से रोने लगी। अर्थात ये सच है काकी, मैं तो आज बर्बाद हो गई होती। आनंदी ने सिद्धार्थ का चेहरा उठा उसकी आंखों में झांका। सुदर्शन मावशी क्या कह रही है रे? तूने दुर्व्यवहार किया उसके साथ? सुदर्शन मावशी गंदी, मेरा हाथ मोड़ा। वो सुदर्शन की तरफ देख शिकायती लहजे में बोला। आंसुओं से चेहरा भीगा था और डर से शरीर कांप रहा था। सुदर्शन,
सिद्धार्थ को खींचती हुई वो सुदर्शन के पास जा पहुंची। सुदर्शन, तुझे गलतफहमी हुई होगी। सिद्धार्थ का मन और बुद्धि एक छोटे बच्चे जैसी है, उसमें वासना नहीं है। तेरा हाथ पकड़ा भी होगा तो तुझे माँ समझकर। काकी, अब तुम्हें क्या कहूँ, मैं तो बच्चे जैसा ही समझी इसे हमेशा से। इनको भी बोली पुलिस नहीं बुलाओ। क्या पुलिस? तूने पुलिस को भी बुला लिया? आनंदी पत्ते सी काँप रही थी। सुदर्शन, तू समझ, कुछ हुआ भी है तो इसकी हालत देखकर दया कर इस पर। आनंदी ने मामले को रफा दफा करना चाहा। हालत क्या देखें जी, एक की वजह से पूरी कॉलोनी खतरे में है। पागल है तो पागल खाने भेजो या घर में जंजीरों में बांध कर रखो। पार्क के सामने वाले चौधरी जी की पत्नी को सिद्धार्थ कभी नहीं सुहाता था। हाँ, मैं इसे घर में ही रखूंगी, आप लोग कृपा करें और इसे जाने दें। आनंदी ने भीड़ की तरफ हाथ जोड़े और उस सिद्धार्थ को लेकर घर के भीतर जाने लगी। जगन्नाथ जी भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। शारदा उनका पर्स आदि उठाकर ले आई थी। सिद्धार्थ काफ़ी घबराया हुआ था, अभी भी सिसक रहा था। उसको कुछ चोटें भी आई थीं। आनंदी ने दवाई लगाकर पट्टी बांधी, हल्दी के दूध के साथ नींद की गोली दे सो जाने दिया उसे। शारदा जी इतने में चाय बना कर ले आईं। वे स्वयं दिलासा देने के लिए शब्द तलाश ही रही थीं कि आनंदी बोली, शारदा, एक स्त्री के नाते मैं सोचती हूँ तो लगता है कि कोई भी स्त्री इतना बड़ा और झूठा आरोप क्यों लगाएगी, वो भी सुदर्शन सिद्धार्थ पर। कितनी ही बार अपने हाथ से खाना खिलाती थी उसे। उसके स्नेह को देखकर मुझे लगता मैं देवकी हूँ और सुदर्शन यशोदा है। वो ये घृणित आरोप लगा सकती है क्या? फिर जैसा भी हो, सिद्धार्थ बड़ा तो हो ही रहा है। कहीं एक अतिरिक्त क्रोमोसोम ने अतिरिक्तता तो नहीं दे दी थी सिद्धार्थ के जीवन में, जिसे माँ का स्नेह भरने में अब असमर्थ हो। लेकिन शायद एक माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है। कहीं कोई अंकुर फूटता तो पहले कोमल पल्लव तो दृष्टिगोचर होते, सीधे ही वट वृक्ष तो नहीं खड़ा हो जाएगा। सिद्धार्थ का मन निर्मल है, वो स्नेह पहचानता है। अनुराग से अनुराग उपजता है, वासना नहीं उपज सकती। प्रभु कुछ हल निकालेंगे, तुम परेशान मत हो। शारदा ने कहा, जरूर, पर दोनों ही जानती थीं कि समस्या गंभीर है। सच तो मात्र 2 लोगों के मध्य ही सीमित था। इनमें से एक कुछ भी सफाई देने में असमर्थ था। चूंकि कॉलोनी के लोगों को भी सिद्धार्थ अखरता था, इसीलिए सभी सुदर्शन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। शारदा आनंदी के साथ ही रही। अगली सुबह सूरज उगने के साथ ही जगन्नाथ जी ने डोरबेल बजाई। उन्होंने बताया कि सुदर्शन का पति 2 लाख रुपए मांग रहा है। कह रहा है कि पागल है, इस कारण माफ़ कर दे रहे हैं, नहीं तो बीवी की मान मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं है। इस मांग ने स्थिति कुछ स्पष्ट की थी। मुझे लगता है 4-5 लोग मिलकर बात करें तो कुछ कम पैसे लेकर शांत हो जाएगा, शारदा जी बोली। आनंदी प्रकट में मौन होकर सब सुन रही थी, लेकिन उसके भीतर झंझावात चल रहा था। सत्य और असत्य के मध्य के झीने आवरण पर कलंक का एक बड़ा काला धब्बा भी मंडरा रहा था। ये लोग सिद्धार्थ को अब खतरा मान रहे हैं। वो आपसे यहाँ से जाने या उसे असाइलम भेजने को कहेंगे, जगन्नाथ जी ने दुखी स्वर में कहा। आनंदी की आंखें भर आईं। दरअसल खतरा सिद्धार्थ नहीं, ये अवसरवादी समाज है जगन्नाथ जी। इस अतिरिक्त क्रोमोसोम वाले बच्चे को इस अति समझदार दुनिया से खतरा है। जब तक मैं हूँ तब तक ये मेरे साथ ही रहेगा। मरते वक्त जरूर अपने हाथों से जहर दे जाऊंगी। वो बेबसी से रोने लगी। सुनिए जी, आप उनसे बात करके थोड़ा समय मांगिए, शारदा ने सुझाव दिया। मैं बात करता हूँ, आप हिम्मत रखिए, जगन्नाथ जी ने कहा। आनंदी लगातार इस विषय पर सोच रही थी। वो सिद्धार्थ के व्यवहार पर भी दृष्टि जमाए थी। वो इस प्रकरण से काफ़ी डरा हुआ था। हर समय आनंदी के साथ ही रहता। आनंदी की आंखें बारीकी से उसकी दृष्टि का अवलोकन करती। टेलीविज़न पर क्या देखता है, अखबार के पन्ने पलटते कहाँ रुकता है। आनंदी ने डॉक्टर करकरे को फ़ोन कर उनकी राय भी ली। उनका कहना था, हार्मोन में बदलाव के साथ शारीरिक और व्यावहारिक बदलाव स्वाभाविक है, संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। किंतु आनंदी का मन इस आकस्मिक बदलाव को मानने को तैयार नहीं था। सुदर्शन इतना बड़ा असत्य बोलेगी, ये भी उसके लिए अकल्पनीय था। आखिरकार इस कश्मकश में उसने एक माँ के विश्वास पर भरोसा किया और वो स्वयं ही सिद्धार्थ को लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। इंस्पेक्टर महेश भंडारी ने भरपूर मदद का आश्वासन दिया। अगले दिन नियत समय पर सुदर्शन पैसे लेने अपनी पति के साथ आ गई।
केवल सुदर्शन ही अंदर आएगी, आनंदी ने कठोर स्वर में कहा। उसके पति ने आपत्ति दिखाई पर वो दृढ़ रही। आनंदी ने ड्रॉर में से निकालकर मोटा लिफाफा सुदर्शन की ओर बढ़ाया। सुदर्शन ने लिफाफा पकड़ा तो आनंदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिना इस झूठे इल्जाम के पैसे मांगती तो क्या मैं तुम्हें ना देती? उन्होंने सुदर्शन की आंखों में सीधे देखा। सुदर्शन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आंखें चुराती हुई बोली, काकी आप जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन सामने के घर में लगा कैमरा तो तुम्हें झूठा बता रहा है। दूसरे दरवाजे से दाखिल होते हुए इंस्पेक्टर महेश ने कहा। सच यहाँ बोलेगी कि थाने में जाकर? वे गरजे। माफ़ कर दो साहब, लालच में आ गई थी, पति की बातों में आकर सब कर बैठी। माफ़ कर दो, शपथ अब कभी नहीं करूँगी। अब सच बोल, साथ आई महिला कांस्टेबल ने एक थप्पड़ लगाकर कहा। उस दिन काकी मुझे कुछ देर रुकने के लिए कहकर बैंक के लिए निकली और मैं घर का काम निपटाने लगी। सिद्धार्थ टीवी देख रहा था, तभी मनोज का फ़ोन आया। काकी घर नहीं है, ये जानकर उसने ऐसा करने को बोला। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं भी लालच में आ गई। सुदर्शन, उस निर्दोष को अकारण जेल हो जाती तो उस पर क्या बीतती, ये भी नहीं सोचा तूने? यूं सुदर्शन ने जो कहा वो आनंदी पहले ही समझ रही थी, लेकिन अब जब सत्य विभत्स रूप से अनावृत हो सामने था तब अविश्वसनीय प्रतीत होता था। इतने महीनों का प्रेम, हास परिहास, वेदनाओं का साझा आलाप सब गौड़ हो गया था स्वार्थ के विशाल वट के समक्ष। अब चल, सजा तो तुम दोनों को ही मिलेगी। महिला कांस्टेबल सुदर्शन के हाथ में हथकड़ी डालती हुई उसे बाहर खींच ले गई। मनोज ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। चलिए आनंद जी, अब आप निश्चिंत हो सकती हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। आजीवन आपकी एहसानमंद रहूंगी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपने कैमरे में क्या देखा था? आनंदी ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। दुर्भाग्य से आपके घर के आसपास कोई कैमरा नहीं लगा है, वो मुस्कुराए और बोले। लेकिन अब ये जरूर लगवा लीजिएगा। आज के समय में दुष्टों के संहार के लिए प्रभु शंकर के तीसरे नेत्र के खुलने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यही तीसरा नेत्र सजा निर्धारित करने में सहयोग करता है। सुदर्शन पेशेवर खिलाड़ी नहीं थी, जाल में फंस गई और सच उगल दिया। इंस्पेक्टर महेश जा चुके थे और आनंदी सोच रही थी क्या उसके नेत्र बंद हो जाने पर भी यह आधुनिक तीसरा नेत्र सिद्धार्थ को स्वार्थी नजरों से न्याय दिला पाएगा। अभी आप सुन रहे थे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक बच्चे और उसकी माँ की कहानी, जिसे लिखा था डॉक्टर निधि अग्रवाल ने। कहानी बहुत ही हृदयस्पर्शी थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।